हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल फिजिक्स चैप्टर के अंदर जो हमारा थर्ड पार्ट है, विच इज कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इससे पहले हम क्या क्या कवर कर चुके हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हमने कर लिया है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, जिसमें हमने पढ़ा था कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, जिसके अंदर मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाए थे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी गैसेस के बारे में, कि गैसेस के कौन कौन से लॉज होते हैं, और हमने गैसेस के कई सारे रिलेशंस पढ़े थे। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन। याद आ रहा है बच्चों? आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम थर्मल फिजिक्स का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज को हीट करते हैं, किसी मैटर को अगर आप हीट करते हैं या ठंडा करते हैं, हीट करने का मतलब यू आर प्रोवाइडिंग हीट, ठंडा करने का मतलब है यू आर टेकिंग द हीट आउट। कोई ऑब्जेक्ट हीट अप कब होता है? जब वो हीट एब्सॉर्ब करता है। कोई ऑब्जेक्ट कूल डाउन कब होता है? जब वो हीट रिलीज करता है। अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं जो पहला, जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन? मैं आपको बता दूं। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करें, आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करें। ठीक है। हीट करने की वजह से अगर उस ऑब्जेक्ट के ओवरऑल वॉल्यूम में, उसके साइज में इजाफा हो जाए, अगर वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए, तो आप इसे कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, द ओवरऑल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए हीट अप करने पर, इसे आप कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। सवाल यह कि सर हीट अप करने पर क्यों कोई ऑब्जेक्ट साइज में बड़ा हो जाएगा? हीट अप करने पर थर्मल एक्सपेंशन क्यों होती है? या यूं कह लीजिए कि हीट अप करने से ऐसा क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? तो साइंस को ही समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स वाइब्रेट और मूव फास्टर। आपने हीट किया, हीट अप करने से क्या होगा? पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, वो फास्टर मूव करेंगे, फास्टर वाइब्रेट करेंगे। फिर लिखा हुआ है दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से भी टकराएंगे, एंड पुश ईच अदर अपार्ट। जाहिर है जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो वो दूर दूर हो जाएंगे। लिखा हुआ है रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड सेपरेशन, हेंस द सब्सटेंस एक्सपैंड्स। द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिमेन द सेम, ओनली द सेपरेशन अमंग देम इंक्रीज। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस ऑल एक्सपैंड ऑन हीटिंग। क्या मतलब है इस बात का? मैं आपको समझाता हूं। इमेजिन करें ये आपके पास एक सब्सटेंस आ गया, और फर्स्ट करें ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं? सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। और आपको भी पता है सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक्ड। और ये सारे पार्टिकल्स इस वक्त क्या कर रहे हैं? ये सारे पार्टिकल्स इस वक्त अपनी अपनी जगहों पर वाइब्रेट कर रहे हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ क्या कर सकते हैं? दे कैन ओनली वाइब्रेट, राइट? ऑल दे कैन डू इज दे कैन वाइब्रेट। उनकी वाइब्रेशंस को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे रेड रेड कलर की इस तरह से लाइंस बनाई हैं। अब फर्स्ट करें आपने इसको हीट किया, हीट करने से क्या होगा पता है? हीट करने से इनके अंदर आ जाएगी मजीद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो थी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? यही पार्टिकल्स जो पहले कम वाइब्रेट कर रहे थे, अब ये ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। क्या मतलब है ज्यादा वाइब्रेट करने का? इनकी जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगी ना, तो आप नोट करें इनके दरमियान जो थोड़े थोड़े स्पेसेस हैं, स्पेसेस थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे? पार्टिकल्स का साइज वही रहेगा, इनके दरमियान थोड़े थोड़े से स्पेसेस बढ़ जाएंगे। आपने नोट किया? फर्स्ट डायग्राम में नोटिस करें और सेकंड डायग्राम में नोटिस करें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डायग्राम में मैंने जो पार्टिकल्स बनाए वो बहुत क्लोज बनाए। सेकंड पार्टिकल्स में, सेकंड डायग्राम में पार्टिकल्स के जो स्पेसेस हैं वो क्या हो गए? वो बढ़ गए। पार्टिकल्स के स्पेसेस क्यों बढ़ गए? क्योंकि पार्टिकल्स जब ज्यादा वाइब्रेट करते हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हैं। पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश करता है, दे पुश ईच अदर ऑफ, दे पुश ईच अदर अपार्ट। और अगर ये एक दूसरे को धक्का देकर, फोर्स लगाकर दूर कर देंगे, तो आप ही बताएं, वही चीज जो पहले कम जगह घेर रही थी, अब वही चीज ज्यादा जगह घेरेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। बच्चे पता है पेपर में क्या गलती करके आते हैं? बच्चे लिखकर आते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कि जब हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स एक्सपैंड हो जाते हैं। बेटा पार्टिकल्स एक्सपैंड थोड़ी होंगे, पार्टिकल्स डोंट एक्सपैंड, पार्टिकल्स डू नॉट एक्सपैंड। एक्सपेंशन किस चीज में होती है? एक्सपेंशन होती है ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में, ऑब्जेक्ट के साइज में। पार्टिकल उसी साइज का रहता है, बस उनके दरमियान फासले बढ़ जाते हैं। आई होप इट मेक सेंस। अगर ये बात समझ आ गई तो थम्स अप दे दो जल्दी से।
गुड। अब आ जाओ आगे यहां पर। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल देखो और ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, पहले वो लाइन पढ़ो। लिखा हुआ है सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल एक्सपैंड ऑन हीटिंग। सॉलिड्स भी एक्सपैंड होते हैं, लिक्विड्स भी एक्सपैंड होते हैं, गैसेस भी एक्सपैंड होती हैं, यानी एक्सपेंशन तीनों में होता है। लेकिन अगर आप टेबल पढ़े तो टेबल में लिखा हुआ है सॉलिड्स की जो एक्सपेंशन होती है वो थोड़ी कम होती है, एक्सपैंड स्लाइटली। लिक्विड्स की एक्सपेंशन सॉलिड से ज्यादा होती है और गैसेस की एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन गैसेस की होती है। मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस तीनों एक्सपैंड करते हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्सपैंड कौन करता है? इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्सपैंड करते हैं गैसेस। रीजंस पढ़े। देखिए सॉलिड्स कम एक्सपैंड किए होते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, द लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग देम टुगेदर। सॉलिड्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं हो सकते भाई। लिक्विड्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी कम है, ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा फिर भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल्स हाई एनर्जी की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड्स तो वैसे ही टाइटली पैक्ड होते हैं, उन पार्टिकल्स का दूर होना मुश्किल है। लिक्विड के पार्टिकल्स तो बिल्कुल ही लूजली पैक्ड होते हैं, उनका दूर होना आसान है। दैट इज वाई गैसेस एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स। बात समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। अगर गर्म करने पर चीजें एक्सपैंड हो रही है तो ठंडा करने पर क्या होता होगा? व्हाट इफ आई कूल समथिंग डाउन? अगर मैं किसी चीज को गर्म कर रहा हूं और गर्म करने की वजह से कोई चीज एक्सपैंड हो रही है, तो ठंडा करने पर वो चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसका साइज कम हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। और देखो ऊपर एक बात लिखी हुई है, सॉलिड्स एक्सपैंड द लीस्ट एंड गैसेस एक्सपैंड द मोस्ट। सिमिलरली व्हेन कूल्ड डाउन सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट एंड गैसेस कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट। जिस तरह थर्मल एक्सपेंशन होती है, बिल्कुल वैसे ही थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ। थर्मल एक्सपेंशन ना हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको हम इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ थर्मल एक्सपेंशन की। एक बहुत ही कॉमन किचन टेक्निक है। फर्स्ट करें, आपके पास एक ग्लास जार है और ग्लास जार के ऊपर एक मेटल का ढक्कन लगाए, मेटल का लिड लगाए, और ये मेटल का लिड खुल नहीं रहा, ये बहुत टाइट हो गया है। तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये घर में अम्मियों को, मदर्स को पता होती है, जो भी किचन में काम करते हैं उसे ये कॉमन, ये एक ट्रिक पता होती है कि वो ग्लास जार को ना गर्म पानी के अंदर, मतलब आप नल खोलें, टैप टैप खोलें गर्म पानी वाला, और गर्म पानी वाले टैप के अंदर थोड़ी देर इस ग्लास जार को रखें, तो वो जो मेटल का लिड है ना, वो गर्म होने की वजह से बहुत जरा सा एक्सपैंड हो जाता है। वो आपको आंखों से नहीं दिखता, आपको आंखों से दिखने में वो कोई ढक्कन बड़ा हुआ हुआ नहीं दिखेगा, बस वो लेकिन बहुत थोड़ा सा स्लाइटली क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। और जब वो एक्सपैंड हो जाएगा तो फिर वो इजिली खुल जाएगा। समझ आ रही है बात? ये कॉन्सेप्ट है। इजी है ना? ठीक है। अच्छा, इसी तरह थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की भी मैं आपको एक बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूँ। ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको पता होना जरूरी है। फर्स्ट करें, आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि जो बिजली के तार हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, जब ये लगाए जाते हैं, आपने नोट किया है, इन वायर्स को इस तरह से लगाया दिया जाता है, थोड़ा सा इन वायर्स में सैग होता है। सैग को उर्दू में बोलते हैं झोल। थोड़ा सा तार को ऐसे टाइट करके खींच के नहीं बांधते हैं, थोड़ा सा सैग देते हैं, ऐसे झूल रहा होता है वायर। सर, वायर को टाइट करके क्यों नहीं बांधते? इस तरह बांध देते ना, ये देखो, ऐसे बांध देते, टाइट टाइट करके खींच खींच के बांध देते तार। इससे क्या होता सर? तार कम खर्च होता, कम तार लग पाता, और पूरा कनेक्शन भी हो जाता। तार को ऐसे अगर लटका लटका के लगाएंगे, झोल देंगे, सैग देंगे, तो सर इसमें तो खर्चा है, तार ज्यादा खर्च होगा। बेटा, तार को सैग क्यों दिया जाता है, मैं आपको उसकी साइंस बताता हूँ। देखो, अगर ठंड है, सर्दी है, सर्दियों में यही तार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है ये साइज में छोटे हो जाएंगे। अगर तुमने तार को खींच के बांध दिया तो पता है क्या होगा? तार या यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा, विच इज नॉट गुड, है ना? अगर तार तुमने बिल्कुल कंजूसों की तरह खींच खींच के बांध दिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये कि बेटा तार टूट सकता है अगर तार छोटा हो गया साइज। ये कॉन्सेप्ट, सो बी केयरफुल। इसलिए जब भी हम तार को लटकाते हैं, हम तार को हमेशा थोड़ा सा झोल देते हैं, तार को हम थोड़ा सा सैग देते हैं, सैग। बात समझ आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट था थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कंट्रैक्शन के बारे में। मैं रिपीट कर दूं, थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस तीनों में होता है, लेकिन सॉलिड्स एक्सपैंड द लीस्ट एंड गैसेस एक्सपैंड द मोस्ट।
ठंडा जब करते हैं तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस तीनों में होता है। सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट एंड गैसेस कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हीट कैपेसिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असल चीज है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ। लेकिन पहले मुझे हीट कैपेसिटी पढ़ा लेने दें। क्या होती है हीट कैपेसिटी? आइए हीट कैपेसिटी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट कर लो, मेटल है कोई भी, लेट्स से 1 kg का आयरन ब्लॉक है। आयरन ब्लॉक, इसका टेम्परेचर है इस वक्त 25 डिग्री सेल्सियस। मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाकर, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड मेक इट 26 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं मैं? 1 डिग्री। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सवाल है मेरा, मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, व्हाट डू आई नीड टू डू? मुझे कुछ करना पड़ेगा, बताओ क्या? पता है? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे से हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीट। और जितनी भी हीट एनर्जी मैं इसको सप्लाई करूंगा, और हीट को बाय द वे ये भी बता दूं, हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। जितनी भी हीट मैं उसको दूंगा, दैट हीट विल बी कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अगर आपसे कोई पूछ ले हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो आप बोलेंगे किसी भी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने में जो हीट खर्च होती है ना, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट खर्च हो रही है, आप उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको 1 डिग्री हीट करने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। फर्स्ट करो मैंने इसे दिए 200 जूल्स, तो आप बोलेंगे सर इसकी हीट कैपेसिटी है 200 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। 200 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हुआ 200 जूल्स दोगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा। अगर मुझे 2 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है, 400 जूल्स। अगर मुझे 3 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है, 600 जूल्स, 800 जूल्स। समझ रहे हो? 1000 जूल्स। जितने ज्यादा डिग्री टेम्परेचर आपको चेंज करना है, हीट आपको उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट खर्च होती है, आप उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ो एक बार। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ हीट या थर्मल एनर्जी required to change the temperature of a substance by 1 डिग्री। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने में जो हीट खर्च होती है, उसे आप कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप हीट कैपेसिटी निकालना चाहते हैं, तो आप अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कितनी आपने एनर्जी दी, डिवाइड करवा दें उससे कि कितना टेम्परेचर आपने चेंज किया। कितना आसान सा फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का। तो हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला को सिंबल्स में कैसे लिखते हैं? हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, और हीट को, एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। ये जो डेल्टा बना हुआ ना ट्राइंगल, इसका मतलब होता है चेंज। और यूनिट भी देख लो कितना आसान है। देखो हीट का यूनिट होता है जूल, और चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। और इसका एक और यूनिट भी होता है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, केल्विन। तो आप जूल पर केल्विन बोलें या जूल पर डिग्री सेल्सियस बोलें, बात एक ही। ठीक है? जूल पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेल्सियस, बात एक ही। ये था हीट कैपेसिटी। फिर से बताओ क्या होती है हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी का मतलब है किसी भी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए जो हीट खर्च हो, दैट इज हीट कैपेसिटी। बस इतना आसान है। अच्छा, अब आ जाओ। यहां पर एक जुमला लिखा हुआ है, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट हीट कैपेसिटी। ऑल्सो टू सब्सटेंसेज मेड ऑफ द सेम मटेरियल बट डिफरेंट मासेस हैव डिफरेंट हीट कैपेसिटी। इन दोनों जुमलों का क्या मतलब है, इनको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स की मदद से। समझाता हूं। फर्स्ट करो मेरे बच्चों, तुम्हारे पास 1 kg ब्लॉक है आयरन का, और 1 kg ब्लॉक है कॉपर का। तुम्हें दोनों का टेम्परेचर 25 से बढ़ाकर 26 करना है।
आयरन का टेम्परेचर भी 25 से 26 करना है और कॉपर का टेम्परेचर भी 25 से 26 करना है। अब एक सवाल है, क्या दोनों कामों में सेम हीट खर्च होगी? आयरन को भी जितनी हीट लगेगी क्या कॉपर को भी उतनी हीट खर्च होगी? यस, आई मीन नो, मतलब आपका जवाब सही है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि नो, सेम हीट नहीं लगेगी। आयरन को अलग हीट लगेगी, कॉपर को अलग हीट लगेगी। कॉपर अलग मटेरियल है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये अगर आपको याद नहीं भी है तो मसला नहीं है, लेकिन कॉपर बेहतर कंडक्टर, इट इज अ बेटर कंडक्टर, गुड कंडक्टर देन आयरन। तो कॉपर को कम हीट खर्च होगी, कम हीट लगेगी और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा 1 डिग्री। आयरन इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है कॉपर के मुकाबले में, तो आयरन को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि इन दोनों की हीट कैपेसिटी सेम नहीं है। आयरन को 1 डिग्री गर्म करने के लिए अलग हीट लगेगी, कॉपर को 1 डिग्री गर्म करने के लिए अलग हीट लगेगी। तो इससे तुमने ये सीखा कि आयरन और कॉपर की हीट कैपेसिटी सेम नहीं है। अब मैं पूछूंगा क्यों सेम नहीं है। अगर मैंने पूछा आपसे, मैंने आपसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछा, भाई आयरन और कॉपर की हीट कैपेसिटी सेम क्यों नहीं है, आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे सर दे आर डिफरेंट मटीरियल्स, ये अलग अलग मटीरियल के बने, इनकी हीट कैपेसिटी सेम नहीं हो सकती। समझ आ गई बात? अच्छा, अब यहां पर मैं एक एग्जांपल चेंज कर रहा हूं। फर्ज करो तुम्हारे पास 1 केजी आयरन का ब्लॉक है और तुम्हारे पास 5 केजी आयरन का ब्लॉक है। अब तो दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का टेम्परेचर 1 1 डिग्री बढ़ाना है, छोटे वाले ब्लॉक का भी बड़े वाले ब्लॉक का भी। और देखो दोनों आयरन के हैं, अब मटेरियल सेम है, क्या दोनों में सेम हीट खर्च होगी? चैट पे जवाब दो, क्या दोनों में सेम हीट खर्च होगी? नहीं, गुड। अच्छा, किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? जस्ट मेक अ गेस। बड़े वाले को, 5 केजी वाले को। अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत आसान लॉजिक है यार, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है ना उसका मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा होने की वजह से उसको आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी हीट अप करने के लिए। छोटे वाले का मास कम है, उसके अंदर पार्टिकल्स भी कम है, उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी आपको हीट अप करने के लिए। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मटेरियल अलग अलग होंगे तो भी हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, और अगर मटेरियल सेम है लेकिन मासेस अलग अलग है तो भी हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी जी। तो सर ये तो बड़ा मसला हो गया। अगर हम मिसाल के तौर पे मैं पानी की हीट कैपेसिटी निकालना चाहता हूँ, पानी की हीट कैपेसिटी, पानी की हीट कैपेसिटी निकालने का मतलब ये कि पानी को 1 डिग्री गर्म करने में कितनी हीट लगेगी। तो पानी की हीट कैपेसिटी निकालने के लिए सर आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने पानी का अलग अलग मास ले लिया, कम पानी की हीट कैपेसिटी अलग आएगी और ज्यादा पानी की हीट कैपेसिटी अलग आएगी? जी, कम पानी की हीट कैपेसिटी कम आएगी और ज्यादा पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा आएगी। तो सर अगर हमने तो मास चेंज किया तो हमारी तो पूरी कैलकुलेशन ही अलग हो जाएगी। फर्ज करें मैंने दो बच्चों को कहा बेटा आप दोनों आज घर जाओ, कल पानी की हीट कैपेसिटी निकाल के लाना। अब एक बच्चा पानी की हीट कैपेसिटी कुछ निकाल के ला रहा है, दूसरा बच्चा पानी की हीट कैपेसिटी कुछ और निकाल के ला रहा है। दोनों के आंसर अलग क्यों आ रहे हैं? दोनों ने तो पानी की हीट कैपेसिटी निकाली है, एक ने मास कम ले लिया होगा, एक ने मास ज्यादा ले लिया होगा, दोनों ने मासेस अलग अलग लिए होंगे। तो सर इस तरह तो पानी की कोई फिक्स हीट कैपेसिटी आ ही नहीं सकती, यही तो मसला है। अगर आपने पानी का टेम्परेचर ही चेंज कर दिया तो उसकी कोई फिक्स वैल्यू की हीट कैपेसिटी नहीं आ सकती। तो इसीलिए हम हीट कैपेसिटी से एक बेटर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हीट कैपेसिटी से बेटर कॉन्सेप्ट क्या है? उस बेटर कॉन्सेप्ट का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, पढ़े, क्या लिखा हुआ है पढ़े। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी required to change the temperature of a 1 kg substance by 1 डिग्री सेल्सियस। इस डेफिनेशन में और पिछली डेफिनेशन में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं, आप नोट करें। अगर मैं यहां पे सिर्फ ये छुपा दूं ना, ये देखें, अगर मैं यहां पे सिर्फ टेम्परेचर ऑफ अ 1 kg सब्सटेंस छुपा दूं तो देखिए डेफिनेशन क्या बन गई, अमाउंट ऑफ हीट या थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। ये हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, क्योंकि इसमें मैंने मास स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, मास फिक्स नहीं किया हुआ। लेकिन अगर मैं मास फिक्स कर दूं, ये देखिए, अब ये किसकी डेफिनेशन बन गई? अब ये बन गई है मेरे बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपने मास को स्पेसिफाई कर दिया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपने 1 kg मास के लिए ये काम करना है। अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूं ना बेटा पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल के लाओ, तो बच्चा आगे से ये थोड़ी पूछेगा सर कितना पानी,
अरे भाई स्पेसिफिक का मतलब ही क्या है? 1 kg। जब मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं मैंने मास को फिक्स कर दिया है, मास को कांस्टेंट कर दिया है। अगर मैं आपको कहता हूं बेटा आप चार बच्चों को बोला आप चारों घर जाओ, कल पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल के लाना, तो ये बच्चे ये थोड़ी पूछेंगे मुझसे कि सर कितने पानी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि मैंने तो मास फिक्स कर दिया, 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg। ये चारों घर जाएंगे, 1 1 किलो पानी लेंगे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे, देख लेंगे कितनी हीट खर्च हुई। वो अलग बात है, इतना आसान भी नहीं है कि सर घर पे हो जाएगा, नहीं होगा। पैराडाइस चाहिए आपको कई सारे। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है मेरे प्यारे बच्चों, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपने मास को फिक्स कर दिया है। तो देखें फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो गया। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखूं तो वो था क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी को आपने कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल सी का फॉर्मूला क्या आ गया? हीट अपॉन एम डेल्टा टी। तो बेटा यूनिट क्या बनाओगे? देखो बहुत आसान है। हीट का जूल हो गया, मास का केजी हो गया, और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्या बन गया? जूल पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस को आप जूल पर केजी केल्विन भी लिख सकते हैं। ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। अच्छा, एसआई यूनिट के अलावा भी इसका एक यूनिट पॉसिबल है, और वो है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। केजी भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो आपने क्या सीखा भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपने सीखा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। यहाँ पे मास को आपने स्पेसिफाई कर दिया। तो पिछले वाले में और इस वाले में फर्क क्या है? हीट कैपेसिटी में मास फिक्स नहीं था, तो कंफ्यूजन था, मास चेंज होगा हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मास ही फिक्स हो गया ना। तो हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब फिक्स हो गई। मैं आपसे पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलूंगा, वो फिक्स है। कॉपर की फिक्स है, आयरन की फिक्स है। हर मटेरियल की अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ मास। यानी हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है। और नीचे एक और बड़े मजे की बात लिखी हुई है, और ये पढ़ें। मटेरियल्स विद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिक्वायर मोर एनर्जी टू हीट अप या कूल डाउन। फर्ज करें मैं कहता हूं पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये हुआ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पानी को गर्म करने में ज्यादा हीट खर्च होगी, या पानी को ठंडा करने में भी ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी। पानी गर्म भी मुश्किल से होता है, ठंडा भी मुश्किल से होता है। क्यों? क्योंकि उसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। जिन चीजों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है वो गर्म भी होने में ज्यादा हीट मांगती हैं, और ठंडा होने में भी उनको फिर ज्यादा हीट निकालनी पड़ती है। और नोट लिखा हुआ है व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जब आप क्वेश्चंस करेंगे बी केयरफुल अबाउट द यूनिट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दे शुड बी रेलेवेंट। मतलब ये हुआ कि अगर आपको मास ग्राम में दिया हुआ है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जूल पर ग्राम में लेना, जूल पर ग्राम सेल्सियस। और अगर मास केजी में दिया हुआ है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जूल पर केजी सेल्सियस में लेना। बस ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, आपको एटीपी में भी हेल्प करता है, ये क्वेश्चन 2 में भी अलग तरीके से पूछा जा सकता है। लिखा हुआ है डिटरमिन एंड सॉरी डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल ब्लॉक। अगर मुझे किसी मेटल ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, मैं क्या करूंगा? पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ, फिर मैं तुम्हें ये पूरा टेक्स्ट पढ़ाता हूँ। देखो तुमने करना क्या है, तुमने अगर किसी मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, फर्स्ट करो ये मेरा ब्लॉक आ गया, ये मेटल ब्लॉक आ गया, मुझे इस मेटल ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है। तो पहले तो बेटा मुझे मेटल ब्लॉक को हीट करना पड़ेगा। मैं हीट करने के लिए देखो क्या जुगाड़ कर रहा हूँ। हीट करने के लिए मैं इस मेटल ब्लॉक के अंदर एक जगह बना रहा हूँ। ये जगह मैंने इसलिए बनाई है ताकि इसके अंदर मैं एक हीटर इंसर्ट कर सकूं। क्या इंसर्ट कर दिया मैंने? एक हीटर इंसर्ट कर दिया। ये हीटर के वायर आ गए। अच्छा, बाय द वे एक ऐसा हीटर जो किसी चीज के अंदर डाला जा सके उसे इमर्जन हीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमर्जन हीटर। इमर्जन हीटर जिसको इमर्स किया जा सके, इमर्जन हीटर। सही है। अच्छा, अब आओ आगे। ये हीटर तो आपने डाल दिया, हीटर को कनेक्ट किससे करना है? हीटर को कनेक्ट करना है एक पावर सप्लाई के साथ।
पावर सप्लाई अगर वेरिएबल है तो ज्यादा अच्छा है। वेरिएबल पावर सप्लाई का मतलब ये हुआ ऐसी पावर सप्लाई जिसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। पावर सप्लाई के साथ आपने एमीटर कनेक्ट कर देना है। एक चीज और लगा लो, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या होगा पता है? वोल्ट मीटर से ये होगा भाई कि आपके पास इस हीटर के वोल्टेज भी आ जाएंगे, एमीटर से हीटर का करंट आ जाएगा। एमीटर से करंट आ गया, वोल्ट मीटर से वोल्टेज आ गया। देखो एमीटर मैंने सीरीज में लगाया है। कैसे लगाया एमीटर? एमीटर मैंने सीरीज में लगाया। सीरीज सर्किट है ना, सीरीज सर्किट है। और वोल्ट मीटर देखो मैंने कैसे लगाया, वोल्ट मीटर मैंने पैरेलल लगाया। भाई ये वोल्ट मीटर की काम कहाँ चली गई? वोल्ट मीटर पैरेलल लगाया। अब मैं बताता हूँ उससे फायदा क्या होगा। देखो एमीटर वोल्ट मीटर क्यों लगाया है? मुझे निकालना है कि मैं कितनी एनर्जी दे रहा हूँ, कितनी हीट दे रहा हूँ। तो हीट का फॉर्मूला या एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, और पावर का खुद का फॉर्मूला होता है VI। तो बेटा अगर मुझे वोल्टेज पता है, करंट पता है और टाइम पता है, मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ। अच्छा ई बोलो या क्यू बोलो, बात एक ही है। क्योंकि पीछे जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो क्या था? क्यू था ना, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो क्यू बोलो ई बोलो, बात एक ही है। क्यू भी एनर्जी है, ई भी एनर्जी है। और मैं क्यू की जगह देखो क्या लिख सकता हूँ, क्यू की जगह लिख सकता हूँ VI T, और नीचे आ जाएगा एम डेल्टा टी। अब देखो मुझे V कहाँ से मिल जाएगा? V मिल जाएगा वोल्ट मीटर से। आई कहाँ से मिल जाएगा? आई मिल जाएगा एम मीटर से। टाइम कहाँ से आएगा? बेटा मैं कितनी देर के लिए हीट कर रहा हूँ, वो स्टॉप वॉच से मैं टाइम निकाल लूंगा। फर्ज करूँ मैं 5 मिनट के लिए हीट कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करूंगा और हीटर स्टार्ट करूंगा। फिर जैसे ही यहाँ पे 5 मिनट पूरे होंगे, हीटर को ऑफ कर दूंगा। समझ आ गई बात? तो टाइम भी आ जाएगा मेरे पास। मास कैसे आएगा यार? इस ब्लॉक का मास आपको एक्सपेरिमेंट से पहले निकालना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या करना है? इस ब्लॉक को एक इलेक्ट्रॉनिक टॉप एंड बैलेंस पे रखना। मास भी आ गया। अब बस एक चीज रह गई है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए पता है क्या करो? तुम इस ब्लॉक के अंदर थोड़ी सी जगह और बनाओ, ताकि तुम एक चीज और इंसर्ट कर सको। और वो एक और चीज क्या तुम्हें इस ब्लॉक में इंसर्ट करनी है? तुम्हें इस ब्लॉक में इंसर्ट करना पड़ेगा एक अदद। क्या है ये बताओ? यस, सही पहचाना आपने। ये है थर्मोमीटर। तुमने ब्लॉक में थर्मोमीटर भी इंसर्ट करना है। जब तुम हीटर ऑन करोगे ना, इनिशियल टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेना। फर्स्ट कर लो इनिशियल टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। अब तुमने 5 मिनट तक ब्लॉक को हीट किया मान लो। ठीक है, टाइमर तुम देख रहे हो, 5 मिनट तक तुमने ब्लॉक को हीट किया। 5 मिनट के बाद फॉर एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर हो गया है 120 डिग्री सेल्सियस। सही है। अब तुम करोगे क्या? चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए तुम दोनों को माइनस करा दोगे, 120 माइनस 25 करा दोगे, आंसर आ जाएगा 95 डिग्री सेल्सियस। अब देखो V आ गया, I आ गया, T आ गया, M आ गया, और अब तो डेल्टा T भी आ गया। इन सबको फॉर्मूला में डाल दो, आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने का तरीका बताता है आपको। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल ब्लॉक। आइए इसको पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है सेट द apparatus एज शोन इन द डायग्राम। देखिए मैंने भी ये डायग्राम आपको अभी बना के दिखाई। कह रहे प्लेस द हीटर एंड थर्मोमीटर इन डेजिग्नेटेड होल्स इन मेटल ब्लॉक। दोनों होल्स में आप, एक में आप हीटर डाल दें, एक में आप थर्मोमीटर डाल दें। फिर कह रहे हैं टर्न ऑन द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को ऑन करें। मेजर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक एट रेगुलर इंटरवल्स। कह रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स पर आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड द टोटल टाइम फॉर विच द ब्लॉक वॉज सप्लाइड हीट। टाइम भी रिकॉर्ड करेंगे कितनी देर के लिए हीट दे रहे हैं। यूजिंग वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग कैलकुलेट द हीट एनर्जी यूजिंग द इक्वेशन। कह रहे हैं पहले तो आप एनर्जी निकालने दो VI T से। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मास ऑफ ब्लॉक वाज मेजर्ड यूजिंग अ टॉप एंड बैलेंस बिफोर द एक्सपेरिमेंट। मास पहले मेजर कर लेना। पता चला ब्लॉक गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद कर रहा है। सही है भाई। फिर कह रहे थे चेंज इन टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग इनिशियल टेम्परेचर फ्रॉम फाइनल टेम्परेचर। वो भी मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिक हीट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला बता दिया। कह रहे फॉर एक्यूरेसी इंसुलेट द मेटल ब्लॉक टू प्रिवेंट हीट लॉस एंड सराउंडिंग। ये बड़ी अच्छी बात है। जब तुम ब्लॉक को हीट कर रहे हो तो ब्लॉक को तो हीट मिल रही है, लेकिन ब्लॉक जहां एक तरफ से हीट लेके गर्म हो रहा है, दूसरी जगह सराउंडिंग में हीट लूज करके ठंडा भी होता जा रहा है। तो जितनी हीट तुम दे रहे हो, ब्लॉक तो आधी हीट निकाल रहा है। तो ब्लॉक को इंसुलेट कर दो ताकि वो हीट ना निकाले।
Also avoid parallax errors when reading thermometer, voltmeter and ammeter. For precaution, avoid touching the metal block during the experiment. देखो प्रिकॉशन भी लिख दिया मैंने, एटीपी के सेंस से बता रहा हूँ, आप मेटल ब्लॉक को टच मत कर लेना गलती से, हाथ जल जाएगा। तो ये था मेरे बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप इट मेक्स सेंस। एक थम्स अप दे दो फटाफट। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आ जाए बच्चों एक अगले कॉन्सेप्ट पर। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम है चेंजेस ऑफ स्टेट। स्टेट चेंज का क्या मतलब है? पहले तो मैं तुम्हें एक बड़े मजे की चीज बताता हूँ। ये तो तुम्हें पता है ना, सॉलिड्स की तीन स्टेट्स होती हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, उस अस्तगफुरुल्लाह सफुल्लाह। सॉलिड्स की तीन नहीं, मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं। मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट। क्या मतलब हुआ? पहले तो मैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले तो इस पिक्चर को देखो, पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड से लिक्विड बन सकता है क्या? यस। कैसे बनता है? हीट गेन करके, हीट लूज करके। हीट गेन करके। लिक्विड से गैस बन सकता है? पानी क्या भाप बन सकता है? स्टीम बन सकता है? यस। कैसे बन सकता है? हीट गेन करके। क्या गैस वापस लिक्विड बन सकती है? यस। हीट गेन करके या लूज करके? लूज करके। और लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है हीट लूज करके। सॉलिड से लिक्विड बनने को मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से गैस बनने को बॉइलिंग कहते हैं या वेपराइजेशन कहते हैं। गैस से लिक्विड बनने को, गैस से लिक्विड बनने को हम कंडेंसेशन कहते हैं, और लिक्विड से सॉलिड बनने को हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? नीचे लिखा हुआ है किसी भी सब्सटेंस को, तुमने पीछे क्या पढ़ा था, जब टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करना होता था तो वो जो हीट खर्च होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 kg सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर चेंज करना है तो जो हीट खर्च हो रही है उसे हम क्या नाम दे रहे थे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर 1 kg सब्सटेंस की स्टेट चेंज करनी है, उस वक्त जो हीट लगेगी उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या मतलब है मैं तुम्हें समझाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो, फर्ज करो मेरे पास 1 डिग्री बर्फ है। ओ सॉरी, 1 डिग्री बोल रहा हूँ, 1 kg बर्फ है, 1 kg आइस। मुझे इस 1 kg आइस को स्टेट चेंज करना है। स्टेट चेंज करने का मतलब है 1 kg आइस को कन्वर्ट करके 1 kg वाटर बनाना है, पूरा बर्फ पिघलाना है। तो 1 kg आइस को 1 kg वाटर बनाने में जो हीट खर्च होगी उस हीट को आप कहते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। तो बेटा वो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट था वो चेंज इन टेम्परेचर के लिए था। स्पेसिफिक लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है चेंज इन स्टेट के लिए। चेंज इन स्टेट के लिए 1 kg सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने में जो हीट खर्च होती है आप उसे कहते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। अच्छा एक बात तो बताना ही भूल गया, कुछ बच्चों को एक मिसकॉन्सेप्शन है, गलत इंफॉर्मेशन है कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट सिलेबस से हट गया। ओ बेटा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट सिलेबस से नहीं हटा। स्पेसिफिक लैटेंट हीट की कैलकुलेशंस, स्पेसिफिक लैटेंट हीट का एक फॉर्मूला होता था वो सिलेबस से हट गया। ठीक है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट नहीं हटा, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ 1 kg सब्सटेंस बाय विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। स्टेट चेंज करने में जो हीट खर्च होती है उसे स्पेसिफिक लैटेंट हीट कहते हैं। स्पेसिफिक लैटेंट हीट नहीं हटा, उसका फॉर्मूला हट गया, उसकी कैलकुलेशन हट गई है। बात समझ आ रही है? ये कॉन्सेप्ट है। अब सुनो आगे की स्टोरी सुनो भाई। मैं तुम्हें एक बड़े मजे की एक चीज बताता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट का कॉन्सेप्ट। ये अगर नहीं पता तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट। क्या मतलब है इन दोनों बातों का मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम एक काम करो, तुम एक बीकर में पानी डाल दो, पानी में थर्मोमीटर डाल दो और पानी को गर्म करो। गर्म करो, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जैसे ही पानी 100 डिग्री पे पहुंचेगा अब इसका टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ रहा था, 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 बढ़ते 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 टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया?
टेम्परेचर पहुंच गया 100 पे, और 100 से आगे जा ही नहीं रहा, तुम नीचे से उसको हीट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। अब तुम परेशान हो गए, तुमने बोला यार पहले मैं हीट कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, 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 लेकिन अब अचानक 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर ही बढ़ना रुक गया। ये क्या मसला है? तुम्हें लगा तुम्हारा थर्मोमीटर खराब हो गया कि 100 डिग्री से आगे ही नहीं जा रहा, तुमने थर्मोमीटर चेंज करके देख लिया, वो भी यही कर रहा है, 100 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं रहा टेम्परेचर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी साइंस क्या है। असल में इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, 100 डिग्री के बाद क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या थर्मोमीटर खराब हो गया? नो, थर्मोमीटर ठीक है, और 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं। तो सर 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? हम तो नीचे से हीट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वी आर कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग हीट। तो जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना सर, बढ़ क्यों नहीं रहा टेम्परेचर? मैं बता, 100 डिग्री पर अब ये क्या होना शुरू हो गया है? बॉयल। बॉयल होने का मतलब अब इसकी क्या चेंज हो रही है? बॉयल होने का मतलब है सर अब इसकी स्टेट चेंज हो रही है, ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. जब स्टेट चेंज होती है ना, तब टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। जब स्टेट चेंज हो रही है तब टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक वक्त में एक चीज होती है, या किसी चीज का टेम्परेचर बदलेगा या उसकी स्टेट बदलेगी। एग्जैक्टली exactly. जब आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था ना, उस वक्त स्टेट चेंज नहीं हो सकती। और जब स्टेट चेंज होती है, 100 डिग्री के बाद स्टेट चेंज होती है, तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। तो सर इसका टेम्परेचर 100 से आगे जाएगा ही नहीं। नहीं, जब तक ये पूरा भाप नहीं बन जाता, जब तक ये पूरा स्टीम नहीं बन जाता। तो सर इस तरह तो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता। फॉर प्योर वाटर यस, प्योर वाटर का टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि 100 से ऊपर आप जा ही नहीं पाएंगे, वो गैस में बनना शुरू हो जाएगा। फिर बच्चा पूछा सर क्या गैस 100 से ऊपर जा सकती है? हाँ गैस तो जा सकती है ना, जब वो पूरा बन गया, पानी पूरी गैस बन गई, अब वो 100 से ऊपर जा सकता है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, एक और एग्जांपल सुनो। तुमने फर्ज करो फ्रिज से एक आइस क्यूब निकाल के रख दिया सामने। आइस क्यूब का टेम्परेचर है -5 डिग्री, बर्फ है ना, बर्फ है, टेम्परेचर कितना है? -5। कमरे में लाके रख दिया, क्या करेगा ये? हीट गेन करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0। जैसे ही इसका टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, अब ये स्टेट चेंज करना शुरू कर देगा, मतलब अब ये पिघलना शुरू हो जाएगा। और जब स्टेट चेंज होती है बच्चों, तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यानी 0 डिग्री पर आकर अब बर्फ का टेम्परेचर मजीद नहीं बढ़ेगा। तो सर अब क्या होगा? अब इसकी स्टेट चेंज होगी। यानी ये 0 डिग्री पर रहते रहते ही ये पहले क्या बनेगा? ये आइस से वाटर बनेगा। 0 डिग्री पर रहते रहते ये क्या बनेगा? आइस से वाटर। जब ये पूरा पानी बन जाएगा, अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, समझ रहे हो? यानी जब स्टेट चेंज हो रही होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। फर्ज करो तुम्हारे पास एक मेल्टिंग आइस है, मेल्टिंग आइस, पिघलती हुई बर्फ। पिघलती हुई बर्फ, पिघलती हुई बर्फ का कितना टेम्परेचर होगा? पहले तो बताओ बर्फ कितने डिग्री पे पिघलती है? सर बर्फ 0 डिग्री पर पिघलती है। अब वो पिघल रही है ना, जब तक ये पिघल नहीं जाती इसका टेम्परेचर 0 से नहीं बढ़ेगा। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी, अब वो पानी बन चुकी है, अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ऑनवर्ड्स। तो तुमने ये सीखा कि जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जब टेम्परेचर चेंज होता है तब स्टेट चेंज नहीं होती। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई? एक थम्स अप दो, थम्स अप दो। थैंक यू। अब देखें यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, ये बातें हमें पढ़नी है। क्या क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है व्हेन स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। मैंने भी यही बताया, जब स्टेट चेंज होना शुरू होती है टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाता है। अमाउंट ऑफ हीट इज कंज्यूम टू चेंज द स्टेट बाय फॉर्मिंग या ब्रेकिंग बॉन्ड्स। जो हीट आप दे रहे हैं वो किस चीज में खर्च हो रही है? अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ रही, तो हीट कहाँ जा रही है? आप स्टेट चेंज कर रहे हैं ना, हीट दे रहे हैं, तो आपकी हीट कहाँ जा रही है? क्या वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो रही है? नो,
टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ रही। तो जो आप हीट दे रहे हैं फिर वो खर्च कहाँ हो रही है? आप बोलेंगे सर हमारी दी हुई हीट खर्च हो रही है अब स्टेट चेंज करने, बॉन्ड्स को ब्रेक करने, या अगर आप उसको दोबारा से सॉलिड बना रहे हैं या गैस से लिक्विड बना रहे हैं तो बॉन्ड्स को फॉर्म करने में हीट जो है वो खर्च हो रही है। जो हीट निकली है उसकी वजह से बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, जो हीट दी है उससे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। जब हीट देते हैं तो बॉन्ड्स टूटते हैं, जब हीट निकलती है तो बॉन्ड्स जुड़ते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग फ्रीजिंग। ये बड़े मजे का सवाल है। बेटा किसी चीज को पिघलाने के लिए जितनी हीट देनी है उस चीज को जमाने के लिए उतनी हीट निकालनी भी पड़ेगी। कोई चीज पिघलने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब करती है वापस फ्रीज होने के लिए उतनी हीट उसको रिलीज भी करनी पड़ेगी। और नीचे लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग कंडेंसेशन। बेटा फर्ज करो तुम पानी को भाप बना रहे हो, तुमने 100 जूल हीट दी, तो भाप को दोबारा पानी बनाने के लिए 100 जूल हीट रिलीज भी करवानी पड़ेगी उसमें से। आगे लिखा हुआ है बॉइलिंग रिक्वायर्स मोर हीट देन मेल्टिंग। बॉइलिंग में हीट ज्यादा खर्च होती है, मेल्टिंग में हीट कम खर्च होती है। क्यों? द वर्क डन टू सेपरेट पार्टिकल्स टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज ग्रेटर देन द वर्क डन टू सेपरेट द पार्टिकल्स टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये बता रहे हैं कि सॉलिड टू लिक्विड बनाना आसान है, कम हीट खर्च होगी। लिक्विड टू गैस बनाना मुश्किल है, ज्यादा हीट खर्च होगी, पार्टिकल्स को ज्यादा दूर करना है, ज्यादा वर्क लगेगा। सॉलिड को लिक्विड बनाना आसान है, कम वर्क लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है। समझ आ रही है बात? अच्छा दो चीजें और है, ये सुन लो भाई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और मुझे इतना गुस्सा आता है ना, बच्चा पेपर में लिखकर आता है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, द पॉइंट एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। अबे मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट अ पॉइंट एट विच नहीं लिखना, द टेम्परेचर एट विच लिखना है। क्या लिख कर आते हैं बच्चे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में? द पॉइंट एट विच, नो, इट इज द टेम्परेचर एट विच a solid converts into liquid, या boiling point, a temperature at which a liquid converts into gas। ये कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों। नीचे कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री। ये तो हमें पता है। मेल्टिंग पॉइंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है। कह रहे हैं दीज वैल्यूज आर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा ये एक नॉलेज की बात बता दूं, आपने ये बात तो रट्टा मार ली है। ये बेटा पानी का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट। बच्चा बोलते सर बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री, वेरी गुड। बॉइलिंग पॉइंट बताओ, सर बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, वेरी गुड। ये दोनों बातें सही हैं। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बेटा ये दोनों वैल्यूज जो हमने निकाली हैं ये 1.01 10⁵ पास्कल्स वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, यानी सी लेवल पर है ये जो दोनों मैंने चीजें बताई हैं कि बेटा बर्फ 0 डिग्री पर पिघल जाती है और पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है, ये जीरो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस वक्त सी लेवल वाला हो तब होगा ये। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट सी लेवल पे नहीं है, मान ले बर्फ है, पहाड़ों पर, पहाड़ों पर तो सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है। हाँ, तो सर आप अगर पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बर्फ 0 डिग्री पर नहीं पिघलेगी? जी नहीं। अगर पहाड़ों पर प्रेशर कम है तो प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है? प्रेशर कम होने की वजह से बर्फ इजीली पिघल जाती है और जल्दी पिघल जाती है, लो टेम्परेचर्स पे पिघल जाती है। समझ रहे हो? ऊपर अगर जाओगे ना तो ऊपर बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। पानी भी जल्दी उबलता है, यहाँ तो पानी 100 डिग्री पे उबलता है ना, पहाड़ों पे पानी कम टेम्परेचर पे उबल जाता है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने तुम्हें दी है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो जितने भी हमने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट निकाले हैं ना, ये हमने सी लेवल पे निकाले हैं। समझ आ गई बात? तो ये था कॉन्सेप्ट। अच्छा ये ग्राफ है, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में तुम नोट करो, टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर रुक गया, फिर चेंज हुआ, फिर रुक गया, फिर चेंज हुआ। तो देखो, जब जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब तब स्टेट चेंज नहीं होती, और जब जब स्टेट चेंज हो रही है तब तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मैंने बताया था ग्राफ में, देख, जब मेल्टिंग हो रही है क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज होना रुक गया, फिर वो लिक्विड बना, टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ा, फिर जैसे ही वो बॉइलिंग हुई फिर रुक गया। तो जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हीटिंग ग्राफ और कूलिंग ग्राफ क्या होता है बेटा? हीटिंग ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ता है, कूलिंग ग्राफ में टेम्परेचर कम होता है, बस।
अब आ जाओ चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे। चैप्टर के आखिरी टॉपिक का नाम है इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन? व्हाट इज इवेपोरेशन? फर्स्ट करो मैं पानी पी रहा हूँ और पानी, थोड़ा सा पानी पीते पीते मेरी शर्ट पे गिर गया। गिर गया, थोड़ी देर बाद पानी सूख जाएगा। कहाँ गया? पानी सूख जाता है ना। कहाँ गया वो पानी? आप कहते हो सर पानी सूख गया। क्या मतलब सूख गया? बेटा असल में वो पानी एवेपोरेट हो गया। क्या हो गया? एवेपोरेट। सर क्या मतलब है एवेपोरेशन का? बेटा एवेपोरेशन का मतलब होता है पानी के पार्टिकल्स का एस्केप कर जाना, भाग जाना, फरार हो जाना। देखो क्या लिखा हुआ है, द एस्केप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम इट्स सरफेस इनटू द सराउंडिंग। ये तस्वीर देखो, इस तस्वीर में तुम्हें पानी दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सरफेस में से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, सरफेस में से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के पार्टिकल्स का भाग जाना, फरार हो जाना, एस्केप कर जाना, ये चीज कहलाता है एवेपोरेशन। अगर सारे पार्टिकल्स एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, दो दो करके, चार चार करके, दस दस करके, बीस बीस करके चले जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। पानी उड़ गया। वो जो आप कहते हैं ना सर पानी सूख गया, पानी उड़ गया, कैसे उड़ गया? एवेपोरेट हो गया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सफाई हुई है, मॉप करके चले गए, मॉप किया तो ये पूरा गीला हो रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा, मैं देख सकता हूँ। ये फ्लोर अभी गीला हो रहा था, क्लास के जब शुरू में ना, ये फ्लोर गीला हो रहा था, अभी सूख गया। कहाँ गया पानी? इवेपोरेट हो गया। पानी के पार्टिकल्स एस्केप हो गए। अच्छा फिर बच्चे ये भी पूछता है, सर पानी के पार्टिकल्स एस्केप होकर गए कहाँ? आप बताएं ऊपर क्या है? हवा। हवा में मिक्स हो गए। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी पानी फ्लोर पे था वो सारा उड़ के हवा में मिक्स हो गया? यस। बस इतनी सी बात है। क्लियर हो गया? अच्छा अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है, सुनो। ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, तो पे अटेंशन। हाँ सर पानी के पार्टिकल्स एस्केप करते क्यों है, ये बताए ना। आपने कहा पानी के पार्टिकल्स का एस्केप करना, भाग जाना, फरार हो जाना फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। मगर पानी के पार्टिकल्स एस्केप करते क्यों? लिखा हुआ है, पढ़ो। द पार्टिकल्स ऑन द surface when exposed to the surrounding gain energy and escape from the surface। जब आप बेटा पानी की सरफेस है ना, वो सराउंडिंग से क्या कर रही है? हीट गेन कर रही है। और हीट गेन करने से क्या होगा? वो escape कर जाएगा। मैं एक पार्टिकल हूं, मुझे ऊपर से एनर्जी मिली, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, एनर्जी लेकर मैं भाग जाऊंगा। सही है। और लिखा हुआ है when high energy particles leave only low energy particles are left behind which leaves a cooling effect। ये बड़े मजे की बात है। फर्ज करो सारे हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकल गए। अगर हाई एनर्जी पार्टिकल्स भाग गए तो पीछे क्या बचे? पीछे बचे लो एनर्जी पार्टिकल्स। तो लो एनर्जी पार्टिकल्स की तो बेटा एनर्जी कम है तो टेम्परेचर भी तो कम होगा। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से आप कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। कहीं भी इवेपोरेशन होती है वहां कूलिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि तुम नहा धोकर या मुंह हाथ धोकर आकर बैठ गए और तुमने अपना मुंह पोंछा नहीं, किसी टॉवल से तुमने अपने आप को पोंछा नहीं, तुम गीले बैठे हो और हवा के नीचे बैठे हो, पानी उड़ता है, सूखता है ना, इवेपोरेट होता है। तुम्हें उस वक्त कैसा महसूस हो रहा होता है? तुम्हें उस वक्त ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होता है। पता है क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से हाई एनर्जी पार्टिकल्स तो भाग रहे हैं, पीछे बच जाते हैं लो एनर्जी पार्टिकल्स, जिसकी वजह से टेम्परेचर ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर के डिक्रीज होने को आप इवेपोरेशन कहते हैं, और टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से आप कहते हैं कूलिंग इफेक्ट होगा, है ना। कूलिंग इफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, बारिशें होती हैं, बारिशें, बारिशों में सड़कें गीली हो जाती हैं, पूरा शहर गीला हो जाता है, हर जगह पानी पानी। अच्छा फिर वो पानी कहाँ जाता है? मान लो सड़कों पे पानी था लेकिन दो तीन दिन बाद पानी गायब हो जाता है। कभी कभी जो शाम में ही गायब हो जाता है, दोपहर में बारिश हुई, शाम में पानी चला गया। वो पानी कहाँ गया? वो पानी इवेपोरेट हो गया। क्या हो गया? पानी इवेपोरेट हो गया। अब आगे की स्टोरी सुनो। कभी नोट किया जब बारिश होती है तो वो एक दिन ठंडा रहता है थोड़ा, रात भी ठंडी हो जाती है। बारिश के बाद गर्मी कम हो जाती है ना, ठंड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हर तरफ पानी है और वो पानी इवेपोरेट हो रहा है, और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है, वो जगह ठंडी हो जाएगी, है ना। तो दिस इज कॉल्ड कूलिंग इफेक्ट। आगे लिखा हुआ है फॉर इवेपोरेशन नो एक्सटर्नल हीट सोर्स इज रिक्वायर्ड। पानी को इवेपोरेट करने के लिए अलग से कोई चूल्हा लगाने की, हीट देने की जरूरत नहीं है, वो सराउंडिंग से हीट गेन करके इवेपोरेट हो जाएगा। द सर्फेस ऑफ लिक्विड शुड बी
अनकवर्ड सो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड एस्केप। बस ऊपर से पानी खुला हुआ हो। फर्ज करो तुमने इस बीकर के ऊपर, बीकर में पानी भर दिया, लेकिन बीकर के ऊपर तुमने एक ढक्कन लगा दिया, एक लिड लगा दी। तो बेटा जब बीकर के ऊपर लिड लगा दोगे तो क्या अब इवेपोरेशन हो पाएगा? इवेपोरेशन हो ही नहीं पाएगा। पानी के पार्टिकल्स भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ढक्कन से बाहर कैसे निकलेंगे? तो कभी तुम नोट करना, पानी के ग्लास के ऊपर से थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटाते हो ना, उसके ऊपर बूंदे होती हैं छोटी छोटी। असल में वो बूंदे इस बात का सबूत है, वो पानी इस बात का सबूत है कि पानी भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन भाग नहीं पाया, इवेपोरेट नहीं हो पाया। चलो, अच्छा एक और बात लिखी हुई है, इवेपोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर इन अ लिक्विड सरफेस। बेटा इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। ठंडा पानी भी इवेपोरेट होता है, गर्म पानी भी इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन के लिए कोई शर्त नहीं है, जैसे बॉइलिंग के लिए शर्त है। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता तब तक बॉइलिंग नहीं होती ना, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इवेपोरेशन के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। आपको मजीद आसानी से समझाने के लिए, इजी करने के लिए, यहाँ पर हमने एक कंपैरिजन किया हुआ है बॉइलिंग का और इवेपोरेशन का। इसको 1 मिनट सुकून से पढ़ो। बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में फर्क है। बॉइलिंग को हम वेपराइजेशन कहते हैं, वेपराइजेशन में और इवेपोरेशन में फर्क है। बॉइलिंग में हम लिक्विड की स्टेट को चेंज करते हैं फ्रॉम लिक्विड टू गैस, जबकि इवेपोरेशन में क्या होता है, एस्केप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एस्केप आउट हो रहे हैं। सही है। नंबर 2 में पढ़ो क्या लिखा हुआ, व्हाट इज रिटन इन नंबर 2। नंबर 2 में लिखा हुआ है इवेपोरेशन, और पहले तो बॉइलिंग वाला पॉइंट पढ़ो। लिखा हुआ है इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। थ्रू आउट द लिक्विड का मतलब है जब बॉइलिंग होती है तो पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होता है, पूरे लिक्विड में कन्वेक्शन हो रही होती है ना। जबकि इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होता है। इवेपोरेशन के अंदर कोई कन्वेक्शन नहीं होती। जैसे बॉइलिंग होता है ना तो पूरा लिक्विड बॉयल हो रहा होता है, इवेपोरेशन के अंदर सिर्फ सरफेस, सरफेस से पार्टिकल्स फरार हो रहे होते हैं। बॉइलिंग में एक और बात लिखी हुई है, बॉइलिंग सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है, जबकि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। नंबर 4 में लिखा हुआ है जब बॉइलिंग होती है तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये तो मैंने तुम्हें अभी बताया था, जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेकिन इवेपोरेशन के दरमियान कूलिंग इफेक्ट है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बॉइलिंग के दरमियान या बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन इवेपोरेशन के दौरान टेम्परेचर कम होता रहता है। और बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है, इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है। बॉइलिंग जल्दी हो जाती है, इवेपोरेशन में पानी सूखने में टाइम लेता है। सही है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, ये बस लास्ट है, चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब है कि इवेपोरेशन होने में कितनी देर लग रही है। द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इवेपोरेटेड पर यूनिट टाइम, मतलब ये हुआ स्पीड ऑफ इवेपोरेशन। यार अगर कोई तुमसे पूछता है रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा, बच्चे रेट सुन के परेशान हो जाते हैं, और लॉ रेट क्या होता होगा। अबे रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब है कितनी जल्दी हो रही है इवेपोरेशन, स्पीड। और नीचे लिखा हुआ है फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन 4 चीजों से अफेक्ट होता है, टेम्परेचर, एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड। क्या मतलब है मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये तुम्हारे सामने नोट्स तो लिखे हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैं इनको एग्जांपल से समझाऊंगा। फर्स्ट करो तुम एक धोबी हो, धोबी, लॉन्ड्री मैन। धोबी कपड़े धोता है, यू नो दैट। मान लो तुम धोबी हो, तुमने कपड़े धोए और कपड़े धो के तुमने सूखने के लिए, सूखने के लिए बाहर कहीं रख दिए, बाहर कपड़े टंगा दिए, लटका दिए। सवाल, कपड़े जल्दी कब सूखेंगे, जब धूप होगी या छांव होगी? धूप में कपड़े जल्दी सूखेंगे। ये इस बात का सबूत है कि बेटा टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन जल्दी होती है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन जल्दी होगी, धूप में कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। दूसरी चीज बताओ, जब तुम कपड़े सूखने के लिए डालते हो तो उनको फोल्ड करके डालते हो या फैला के डालते हो? फैला के डालते हो ना। फैला के डालने का क्या फायदा है? फैला के कपड़े डालने का क्या फायदा है? तो भाई मैं कह रहा था, आपने कपड़े धो लिए और कपड़े आपने सुखाने के लिए डाले, आप तय करके नहीं डालते, आप फैला के डालते हैं। ये इस बात का सबूत है कि एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना फास्ट होगा। तीसरे पे आ जाए, आप बताएं, आपने कपड़े सूखने के लिए डाले, कपड़े जल्दी कब सूखते हैं? जब खुश्क मौसम होता है या नम मौसम होता है? खुश्क मौसम को कहते हैं ड्राउट,
और जब हवा में नमी होती है, जब नमी वाला मौसम होता है तो हम कहते हैं ह्यूमिड। जब ह्यूमिड होता है ना, जब हवा ऑलरेडी गीली है, तो इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। ह्यूमिडिटी में इवेपोरेशन स्लो हो जाता है, हवा में ऑलरेडी पानी है, तो पानी उड़ के मजीद हवा में कैसे जाएगा? हवा तो ऑलरेडी पानी से भरी हुई है, ह्यूमिड है। लेकिन जब ड्राई हवा होती है, ड्राउट होता है, सूखा मौसम होता है, इवेपोरेशन तेज होता है, तो उसका मतलब ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन का क्या लेना देना है? ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, इवेपोरेशन कम होगा, स्लो होगा। और उल्टा कह ले, ड्राउट से क्या लेना देना है? ड्राउट होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। और चौथा है विंड। आपको भी पता है, हवा तेज चलेगी कपड़े जल्दी सूखेंगे, हवा नहीं चलेगी कपड़े नहीं सूखेंगे। तो विंड स्पीड से भी इवेपोरेशन का ताल्लुक है। तो इवेपोरेशन इन चार फैक्टर से अफेक्ट होती है, और ये आपको आने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। इसके साथ इवेपोरेशन का टॉपिक भी खत्म, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी खत्म, और थर्मल फिजिक्स भी खत्म। थर्मल फिजिक्स के आपके तीनों चैप्टर्स, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये तीनों चैप्टर्स आपके हो गए। इसके साथ ही हमारी क्लास भी खत्म होती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें क्वेश्चंस की, ठीक है? अल्लाह हाफिज।